हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। अगर चाहते हैं आपकी प्रैक्टिस सेट 2-1 देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए देखते हैं। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इससे पहले बता दूं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण सेशन क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो नोलिज्म जो है एक पीड़ाहारी दवा है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। नोलिज्म का जो प्रयोग होता है वो बुखार और सर दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाना साहिब जो है अवध के नहीं थे। जब 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? 1857 में जो कानपुर में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो किए थे इन्होंने ही किए थे, नाना साहब ने किया था। ठीक है। अवध क्षेत्र जो है लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने की थी। तो अवध में जो युद्ध हुए उस वहाँ के मतलब लखनऊ में जो विद्रोह हुए, अवध जो है लखनऊ में है, उसका नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल, ठीक है, ने की थी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उनका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये हिंदी भाषा में, ठीक है, लिखी गई है। और इस पुस्तक के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि वेदों की महत्ता को संसार के सामने, ये वेदों के महत्व को ये बताना चाहते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इन हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। ठीक है। तो इसका हिंदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। आपका अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फ्लोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू फॉर form on simple sentence. This is my cousin, his name is Raj. Option number A, this is Raj who is my cousin. ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट assertive from of the flowing sentence from the option below. Shall ever forget you. The answer is B, I shall never forget you. ओके। अगला प्रश्न है, अगला है कि 2001
और 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसमें मेघालय जो है, मेघालय आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की जो है वृद्धि दर अधिक है। मेघालय की दशकीय दशकीय वृद्धि दर जो है, यानी कि 10 वर्ष पे जो इसके जनगणना हुई और इसके जनगणना में जो वृद्धि हुई है वो 27.9%, 27.9% की वृद्धि हुई है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो इसका जो है 26.0%। ओके, यहीं पे बात कर ले अगर मणिपुर की, तो मणिपुर का जो है 18.6%। ठीक, और बात कर ले नागालैंड की, तो इसका जो है 0.6% इनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है, तो वो कौन सा जिला है? तो मधेपुर। ऑप्शन नंबर ए मधेपुर। इसकी जो वृद्धि दर है वो है 31.12%। ठीक है, अगर बात कर ले किशनगंज की, तो इसका जो है वो 30.40%। ओके, अगर बात कर ले कैमूर की, तो वो है 26.73%। ठीक है, और यहीं पे बात कर ले पटना की, तो इसका जो वृद्धि दर है वो 23.73% है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? मधेपुर जिला की। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दुगुनी कर दी जाए और चाल द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा करेंगे और उसका चाल दुगुना कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी दुगुनी हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो खोज की थी कब की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाली। जो कहा जो ये जो था पुर्तगाली जो था ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो अफ्रीका के कैंप ऑफ गुड होकर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक कालीकट, ठीक है, कालीकट स्थान है भारत में जो केरल के पास है, वे वहीं पे उतरा था। ठीक है, और इस प्रकार उस यूरोप से भारत तक का एक नया समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, तो कब किया था? 1498 में। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि इसमें बोल रहा है कि एन प्रोप्राइट प्रफिक्स आउट ऑफ द प्रफिक्स गिवन ब्लू, यानी कि एबिलिटी का जो बोल रहा है परफिक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको जब एथी करेंगे तो इन प्लस एबिलिटी, एबिलिटी लिखा है ना, तो
लिटी, ठीक है, जिसका असमर्थकता, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इन इन एबिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, समाहक समाहर्ता। कौन हो जाएगा, समाहर्ता। जब मौर्य काल शासनकाल में जब मौर्य काल के शासनकाल में सहकारिता कर वसूल का अधिकारी था, यानी कि जब मौर्य का शासनकाल था, तो उस समय वसूलों की कर जो वसूलता था वो था कौन, समाहर्ता, ठीक है। सन्निधिता कोषागार, ठीक है, सन्निधिता जो था कोषागार और भंडागार का संरक्षण करता था, कौन, यही समाहर्ता, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग और चाल। वेग और चाल जो है, इनके दोनों के भौतिक राशियां जो होती हैं समान होती हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य इतना है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न पूछ देते हैं कि एक दीवार घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपये एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। तो देखिए, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, ठीक, गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक, बट्टा 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक है। तो इस सूत्र पे आप बनाएंगे तो देखिए 380 गुने 100 प्लस 25 बट्टा 100 माइनस 5, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 380 गुने 125 बट्टा 95, ठीक। जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार में, तो 4 गुने 125 तो कितना हो जाएगा 500। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो समय आलेख का जो ढाल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, यदि tan A बराबर के कॉट बी तब cos A माइनस बी या cos A प्लस बी के बराबर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 प्लस के बट्टा 1 माइनस के बी, ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बर्मिंघम फ्रांस। इसका जो मेल है वो करेक्ट नहीं है। जब इंग्लैंड के मिडलैंड, इंग्लैंड के कौन, मिडलैंड प्रदेश में स्थित बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ठीक है, तो ये बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड के ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के मिडलैंड प्रदेश में स्थित है। कौन, बर्मिंघम। ठीक है, जो लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पे क्या है, केंद्र है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द जो है, इसका आंसर हो जाएगा अपराध, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में अवस्था रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर ए। रामानंद जो थे वो भक्ति आंदोलन का प्रचार किए थे उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार किए थे। ठीक है, कौन, रामानंद। रामानंद के शिक्षा से दो संप्रदाय का विकास हुआ। एक हुआ सगुण संप्रदाय और दूसरा हुआ निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीरे धीरे। इसमें क्रिया विशेषण कौन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना जो किए थे वो ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्याशोधक मतलब इसका स्थापना किया था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। किसने किया था, ज्योतिबा फुले 1873 में। ठीक है, इस समाज का जो उद्देश्य था वो निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि निम्न समाज जाति के जो लोग थे उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना था इस समाज के जरिए। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी, कंठ द्वारा। अगला है CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो CO2 में जो होता है इसका प्रसंकरण जो होता है वो ए हो जाता है, SP होता है इसका प्रसंकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है ए तथा बी संयुक्त असमुच्चय है जब N ए समुच्चय बी का मान होगा। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है जहां N इंटू ए यूनियन बी का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, N इंटू ए प्लस N इंटू बी। अगला प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है
इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 रुपये से बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ रहा है। ठीक है। अगला है, पूर्ण रोजगार प्राप्त हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, तो वह कौन सा उपाय है जिससे यह दूर किया जा सकता है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक्स 75% मामलों में और वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 7/20। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छिपकली। निम्नलिखित जो बोल रहा है कि इसमें से कौन प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो यह है छिपकली। देखिए, छिपकली जो है यह एक रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। ठीक है, किस वर्ग का प्राणी है? रेप्टिलिया। आपका अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5 सही 1/7, ऑप्शन नंबर सी, 5 सही 1/7 घंटा। वो कैसे? तो आइए देखते हैं। देखिए, तीनों नल जो है 1 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो तीनों नल 1 घंटा में मिलकर उस टंकी को भर रहा है। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, यानी कि 1/6 + 1/9, और इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, -1/12। ठीक है, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 36। जब 36 आएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब इसको जो यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 7/36। ठीक है, तो 7/36 होगा, तो तीनों मिलकर जो है टंकी को क्या करेंगे? पूर्णतः क्या करेंगे? संपूर्ण टंकी भरेंगे। तो जब ये भरेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो आया था हमारा 7/36, तो इसको पलट देंगे तो 36/7, तो 5 सही 1/7, 7 × 5 = 35, 1 36। इसका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, घंटा आंसर। इसी साथ आपका अगला प्रश्न है, इतना का घात 245 का इकाई संख्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ब्लो। तो सी सैड, हर्रा,
आई वे स्टूड फर्स्ट। तो इसका जो इन डायरेक्ट स्पीच में इसको चुनना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। ओके, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यानी कि अनुच्छेद जो है 66 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है तो संसद के दोनों सदन ही मिलकर उपराष्ट्रपति का क्या कहते हैं, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 के अनुसार। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, राज्य संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवशिष्ट सूची में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के आय पर लगाया जाता है। और अब ये जो निगम कर जो होता है वो कंपनियों के आय पर लगाया जाता है, निगम कर। ठीक है, तो यह एक यही है जो प्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तब थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था। तो 3 फरवरी 1916 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 में। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो उत्तराधिकारी जो था वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। जब 1210 में कुतुब ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन का मृत्यु जब हुआ तब इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली के सल्तनत बना। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत कौन बना, इल्तुतमिश। आराम शाह को ऐबक का पुत्र, आराम शाह जो था ऐबक का पुत्र स्वीकार करना विवादपूर्ण है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, जब इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में हो जाता है तब दिल्ली के सल्तनत कौन होता है, इल्तुतमिश ही होता है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है। इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के चलते।
अगला प्रश्न है, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुलेरी कल्चर। फुलेरी कल्चर कहते हैं, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फुलेरी कल्चर। इसी के साथ अगला है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? चचेरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा लिनियस। लिनियस जो था उसी ने दिया था। इसने कब दिया था? तो इसका पूरा नाम जो था वो था कैरोलस लिनियस, जो 1757 में वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा दी थी। ठीक है, कब? 1757 में। अगला प्रश्न है कि एक धन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसका एक भुजा x मीटर तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.1 गुने 3%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो ऑप्शन में सी, अपघटक। अपघटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।